हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएससी की वेबसाइट पर जाके देख लो, क्लास 10th एंड 12th के सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आ गए हैं। आज हम क्लास 10th की सैंपल पेपर की बात करेंगे। 2022 और 23 का जो सैंपल पेपर अभी आया है, कल ही आया है मे बी, तो उस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है पहले से। तो ध्यान से पैटर्न को समझो, इसी पैटर्न पर बोर्ड का पेपर आएगा। देखो स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखो। 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स ईच। 3 केस बेस्ड स्टडीज हैं। लास्ट ईयर तक 2 केस बेस्ड स्टडीज आती थी 4 मार्क्स की। अब यहां पर 3 केस बेस्ड स्टडीज है, तो पेपर लेंथी भी हुआ है और यहां पर क्वेश्चन का लेवल भी इन्होंने बढ़ाया है। मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा देखा है, आज हम उसी के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, बट पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। इस वीडियो में आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, देखो एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जितना जल्दी सॉल्व हो सकेगा उतना सॉल्व करो। पूरा सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं होती पेपर में। पेपर में सिर्फ और सिर्फ आंसर भी लिख दोगे तो भी मार्क्स पूरे मिलते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन करना तो पड़ेगा, क्योंकि आंसर बिना सॉल्यूशन के नहीं पता चलेगा, बट जितना स्पीड में कर सको उतना करो। प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती एमसीक्यूज क्वेश्चन में, ये बात याद रखो। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से है। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a इक्वल टू p क्यूब, ये चीज हमें फाइंड करनी है। यहां पर देखो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि किसी भी 2 नंबर का HCF और किसी भी 2 नंबर का LCM उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि a मल्टीप्लाई b के। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर बच्चा पढ़ लेता है इस वाले फॉर्मूले को। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, p की पावर m, q की पावर n। यहां से एलसीएम में p की पावर r, q की पावर s, a मल्टीप्लाई b, यानी कि जो 2 नंबर है इनकी मल्टीप्लाई, p की पावर 2, q की पावर 3। क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में नहीं करके आना एग्जाम में। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जल्दी करके बस ऑप्शन लिखना है हमें। यहां से अगर कंपेयरिंग करो, m की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, r की वैल्यू 2 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पावर्स का कंपैरिजन कर लिया हमने। बस जो हमें फाइंड करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, m प्लस n और r प्लस s, ये चीज हमें फाइंड करनी है। m की वैल्यू रख लो 3 प्लस 4 और यहां से 2 प्लस 3, 7 मल्टीप्लाई 5, 35 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 देखो स्क्रीन पर, लेट p बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p इज, फैक्टर्स ऑफ p इज। देखो मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से ये बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ये हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ p के फैक्टर्स बन जाएंगे उस रूट्स पर। तो सिंपल इस p की वैल्यू x की जगह पर पुट करके देख लो, अगर वो 0 आ जाता है तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन की हेल्प लेनी है। मैंने क्या बोला है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना पूरा, जितना जितना जरूरत है उतना सॉल्व करना है बस। यहां पे हमें x की जगह पे p पुट करना है, तो x की जगह पे p पुट करोगे, p स्क्वायर प्लस p, इसको काटोगे तो ये p आया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। सेकंड पर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस पी
x प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर x की जगह पर p पुट करो, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 p प्लस p इक्वल टू 0। जहां जहां x है वहां पर हमने p पुट कर दिया, p स्क्वायर माइनस इस p के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस p ये और ये p स्क्वायर माइनस वन और p की मल्टीप्लाई साथ में p, 0 आ गया, ये भी 0 है तो इसका मतलब LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। देखो मुझे पता है कि आप लोगों का अभी तक सिलेबस स्कूल्स में 8 या 9 चैप्टर्स हुए हैं, आगे के चैप्टर्स अभी नहीं हुए होंगे, ठीक है, बट कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चंस इजी हैं, मैं कवर करवा रहा हूं। जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनके समझ लो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा कर लेना, बट जिन चैप्टर्स के हो गए हैं उन चैप्टर्स के तो अच्छे से समझ में आने ही चाहिए। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो, यहां पर अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया हुआ है अल्फा बीटा के। अब सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है फॉर्मूला इसका, अल्फा बीटा का होता है सी अपॉन ए। क्या बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। इसमें a की वैल्यू p है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 3p है। सिर्फ इसमें पुट कर दो और हमें फाइंड क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। p से p कट, ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू में 3p, तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2/3। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी मैच करो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोला गया है कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट कौन से केस में होता है, इनकंसिस्टेंट बताओ, इनकंसिस्टेंट कब होता है, कि जब हमारा क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। इसका मतलब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, a1 की। अच्छा, हम डायरेक्ट वैल्यू से पुट करते हैं, क्या होता है इनकंसिस्टेंट में, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। यहां से वैल्यू पुट कर दो, 3 अपॉन a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1 है, यहां से y का कोफिशिएंट 1 और b2 की वैल्यू कितनी है, k माइनस 1। ये चीज हमें लिखनी ही नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, बस इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू -1 प्लस 3, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 आ गई। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कब होता है, कि जब पैरेलल लाइंस होती हैं। कंसिस्टेंट कब होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नो सॉल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन हो तब वो चीज कंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट के लिए पैरेलल लाइंस होती हैं और नो सॉल्यूशन, और उसके लिए ये कंडीशन होती है। ये चीज याद रखनी है, बस इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। C1 और C2 की वैल्यू हमें रखनी नहीं है, यहां से हमें बस K की वैल्यू फाइंड करनी है, जो K की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वही ऑप्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, PQRS एक पैरेललोग्राम है, इसके हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं 3,4, Q के वर्टिसेस दिए हुए हैं -2,3, R के वर्टिसेस हैं -3,-2। यहां से बोला गया है कि SK निकालने हैं। इसको ले लो x1 x2 या y2 ले लो इसको। ठीक है, हमने x2 और y2 ले लिया जो कि हमें निकालना है।
हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। अगर इसको मैंने O ले लिया तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। किस पे बाइसेक्ट करते हैं? एट पॉइंट O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं ये। इसका मतलब क्या होता है कि PO OR के इक्वल है और QO OS के इक्वल है, ये मतलब होता है इसका। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि PR के लिए O इज द मिड पॉइंट। PR के लिए हम क्या बोलेंगे कि O इज अ मिड पॉइंट। और हमें यह भी पता है क्योंकि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो QS के लिए भी क्या होगा, O क्या होगा, इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, मिड पॉइंट निकालो पहले PR का, क्योंकि हमें PR के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो O के मिड पॉइंट निकाल लो पहले, O के पॉइंट्स निकाल लो, कितने आ जाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। 3 क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 कितना आ जाता है? देखो, स्पीड अपनी तेज करो, इसको जल्दी करना आना चाहिए। यहां से O के मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। अब y के लिए सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 4 और -2, 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 कितना आ गया? 4 माइनस 2, 2 अपॉन 2 1, यानी कि 0,1, 0,1 ये क्या हो गए? इसके मिड पॉइंट आ गए। 0,1, 0,1 क्या आ गया? इसके मिड पॉइंट आ गया। ये कंफ्यूज मत हो, ये O है, O, ये 0 है। ठीक है, अब यहां से QS के भी मिड पॉइंट जब निकालोगे तो अभी हमने क्या देखा कि QS का भी मिड पॉइंट O ही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम दोबारा निकाल दें यहां से तो क्या हो जाएगा? ये देखो, QS के लिए सॉल्व कर रहे हैं अब, तो यहां पर O जो है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, x यहां से ये लेंगे मिड पॉइंट का और ये -2 लेंगे प्लस x2 अपॉन 2। यहां से सॉल्व करो, 0 इक्वल टू -2 प्लस x2, x2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2 आ गई। y2 की निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है बट एग्जाम में इतना टाइम लेना नहीं है आप लोगों को। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 है, हमने निकाली है अभी यहां से, और ये y1 है 3 प्लस y2 अपॉन 2। तो 2 यहां से -3 इक्वल टू y2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और ये आ गई। तो S के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? 2, -1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बोलो। 2, -1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल वाला चैप्टर है उस पर है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के इफ AM एंड PN आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इक्वल टू 4 रेशियो। क्या गिवन है हमें? AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9, ये चीज हमें गिवन है। यहां से देखो, अगर मैं वहां पर स्क्वायरिंग को भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा। तो यानी कि यहां से AB अपॉन PQ की क्या वैल्यू आ गई? 2/3, 2/3, यानी कि AB रेशो PQ कितना आ गया? साइड का रेशो कितना आ गया? 2:3 आ गया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड क्या होगा? ये ऑल्टीट्यूड है। वो ये कह रहा है कि दोनों ऑल्टीट्यूड का रेशियो क्या होता है। अब ये चीज देखो ध्यान से समझ लो, बस इसमें कुछ भी नहीं है। जो साइड का रेशियो आ रहा है वही ऑल्टीट्यूड का रेशियो आ रहा है। कितना डिफिकल्ट बात बोल दी सर आपने, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
अरे बच्चों देखो, जो साइड का रेशियो आया है वही हमारा ऑल्टीट्यूड का रेशियो है, तो बस आंसर आ गया ना। ऑल्टीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है वो, ये ए एम है, दूसरा क्या था पी एन, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, इनका रेशियो पूछ रहा है, ए एम रेशियो पी एन पूछ रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो साइड का रेशियो है वही ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो है। सर ये तो आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात बता दी। हाँ बेटा बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया जी, 7 क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। x tan 60 डिग्री इक्वल टू, साथ में क्या बोला हुआ है, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चे यहां पर क्या करेंगे कि सब जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे कि tan 60 की, cos 60 की, sin 60 की, cot 60 की। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, वो ये काम करेंगे, वो एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 मिनट वेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों को वैल्यूज ही नहीं याद है। आधे बच्चे तो वैल्यूज ही गलत पुट करेंगे। बेटा इसको ऐसे नहीं करना, अगर टाइम बचाना है एग्जाम में तो यहां देखो हम क्या जादू कर रहे हैं। देखो जादू देखो, ये cos 60 इधर आ जाएगा और ये क्वेश्चन में ही है। sin 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? बेटा वैल्यू पुट नहीं करनी, फॉर्मूला पूछ रहा हूं। sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है, तो tan 60 आ जाएगा। ये देखो tan 60 से tan 60 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? cot 60 डिग्री आ गई। अब ऑप्शन में मैच कर लो, या तो cot 60 की वैल्यू गिवन है होगी, या फिर हो सकता है कि हमें पता है कि cot 60 क्या होता है, tan 30 के इक्वल होता है। अब ये भी नहीं पता बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस बनाई हुई है, जाके देख लो। ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस है चैनल पर। वीडियोस देख लो प्लेलिस्ट पर जाके। इसका आंसर कितना हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा, क्योंकि cot 60 tan 30 के इक्वल होता है। बेटा ऐसा सेम क्वेश्चन अपनी प्लेलिस्ट में मैंने करवाया है वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री की, ऐसा सेम क्वेश्चन, और देखो सैंपल पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दो। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 - 1 1। तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। क्या पूछा है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा पूछा है, तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा क्या हो गया? अभी वैल्यू हमने देखी है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखो जिसने कर लिए हैं क्वेश्चंस तो वो अपने आंसर्स मैच कर लो, और साथ साथ करो और चेक करो कि क्या गलती हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर सिमिलैरिटी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी, काफी क्वेश्चंस डाले हुए हैं। क्वेश्चन है ए बी सी, और ये हमें बोला गया है डी और ये ई। ये चीज इसके क्या है? पैरेलल है। डी ई पैरेलल है बीसी के, ठीक है, इक्वल नहीं है, ये पैरेलल है। DE पैरेलल टू BC है। अब हमें पता है कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं, किस वाले ट्रायंगल में? देखो यहां पर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE में, तो जब
DE BC के पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं, यहां से AB साइड्स प्रोपोर्शन में होती है ना, क्योंकि देखो ये चीज सिमिलर है, ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, हम ये लेके चल रहे हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। अब सर ये सिमिलर कैसे हैं, देखो ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल कॉमन आ गया, तो ए सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। हम यहां पर लिखेंगे AB अपॉन AD, देखो इसको ध्यान से लिखना होता है, AB अपॉन AD एंड देन BC अपॉन DE एंड देन AC अपॉन AE। अगर जिसको ऐसे लिखना आ गया तो कभी गलती नहीं होगी। अच्छा, इसमें हमें वैल्यूज गिवन है, AE की A यूनिट्स है, B यूनिट्स है, ये X दिया हुआ है, ये Y दिया हुआ है, बस यहां पर पुट कर दो। AB और AD तो हमें चाहिए नहीं तो इसको हटा दो, सिर्फ इस पे आ जाओ। BC कितना गिवन है हमें, Y गिवन है, BC Y गिवन है, ठीक है, ABC और ADE गए थे, ठीक है, DE कितना गिवन है, X गिवन है, AC जब AE है और EC कितना हो जाएगा फिर बताओ, तो AC क्या होगा, AE प्लस EC होगा, यानी कि A प्लस B हो जाएगा, तो AC हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू AE कितना है, A। तो यहां से अगर X की वैल्यू फाइंड करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, A प्लस B। यहां से X की वैल्यू फाइंड कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बना लो। ये शेप होती है ट्रेपीजियम की, जिसमें एक साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगा। ABCD एक ट्रेपीजियम है, बोला गया है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में, इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर O नाम दे दो, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है और हमें ये बोला गया है कि ये हमें गिवन है AO अपॉन OC इक्वल टू, और क्या बोला गया, AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB। इसकी वैल्यू हमें 1.2 दी हुई है, BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई इतनी। अब देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल AOB में एंड ट्रायंगल BOC में जाओ, एंगल O इक्वल टू एंगल O होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और क्या कॉमन आ रहा है, यहां देखो जब ये लाइन आपस में पैरेलल है, बोला गया है कि AD पैरेलल टू BC, अगर नहीं भी बोला गया तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम में ये साइड पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब यहां से समझो ध्यान से, ये चीज समझो ध्यान से, ये Z बन रहा है तो हमें पता चल गया कि हाँ ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल हो गए ना, ये तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए नहीं हो गए, देखो ट्रांसवर्सल बन रही है, तो ये BOC AOB के इक्वल आ गया। यहां पर हमें नेमिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, चलो लिख लो इस नाम से ही, फिर बाद में हम करेंगे यहां पर कि OAD किसके इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और एंगल 2, तो OAD किसके इक्वल हो गया, OCD के, एंगल OCD के इक्वल हो गया क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा यहां देखो OBD किसके इक्वल हो गया, एंगल OBD किसके इक्वल हो गया, ODA के, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा
अब यहां पर देखो, ये चीज ध्यान से देख लो कि ये चीज क्या है, AOB और BOC लिखा है, OO के इक्वल है, AB के इक्वल नहीं है, AC के इक्वल है, तो हमें यहां पर COB लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है ये AOD था ना, ठीक है ना, ध्यान से समझ लो, यहां पर देख लो इस चीज को कि किस तरीके से लिख रहे हैं हम। A C के इक्वल है तो A और C लिखा, O के इक्वल है तो O लिखा, D B के इक्वल है, D B के इक्वल था यहां पर, ठीक है ना, D B के इक्वल था, OBD कहां से आ गया बेटा, OBC आएगा ये तो B D के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिखना है इसको। अब यहां से दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो हम कह सकते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। सिमिलैरिटी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, AO अपॉन CO इक्वल टू OD अपॉन OB इक्वल टू AD अपॉन CB। इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 1/2 गिवन है वैल्यू। AD की वैल्यू भी हमें पता है 4 गिवन है। यहां से CB की या BC की वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। इन क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि ये चीज नहीं पता है, ज्योमेट्री वाला पार्ट बच्चों को अच्छा नहीं लगता तो ये समझ में नहीं आ पाता। तो ध्यान से समझो कि ट्राइंगल हमने लिखने किस तरीके से हैं, कुछ भी कहीं नहीं लिख सकते। अगर कहीं भी लिख दिया तो फिर ये चीज नहीं बन पाएगी हमारी साइड्स प्रोपोर्शन में, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। देखो AO CO के, OD OB के और ये AD CB के। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से लिखना है। पहले ट्राइंगल जैसे मर्जी ले लो, जैसे मैंने ये वाले ट्राइंगल को जैसे मर्जी लिख लिया। सिमिलर करने के बाद फिर हमें सही तरीके से लिखना है, क्योंकि सिमिलर करने के बाद ही हम इसको रेशो में ऐसे लिखते हैं। आगे बात समझ में?